हेलो क्लास, इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी का जो टारगेट होता है और टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है, वो सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके गोल्स हैं। हमने आपको ये पढ़ाया था लास्ट के 2 क्लासों में कि जो गोल्स होते हैं उसको अचीवमेंट करने के लिए कौन से गोल्स, प्राइस लेवल के टारगेट को अचीवमेंट करना है, जीडीपी लेवल के टारगेट को अचीवमेंट करना है, बिजनेस स्टेबिलिटी है, साइकिल्स को स्टेबल करना है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल बनाना है अपने कंट्री के कंस्ट्रेंट्स में। तो ये जो टारगेट हैं मोस्टली वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट करना है, ये उसका फाइनल टारगेट होता है। तो फाइनल टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए कुछ बीच के भी टारगेट अचीवमेंट करने पड़ते हैं, जिसे हम इंटरमीडिएट टारगेट कहते हैं। वो टारगेट, वो एक्टिविटीज़, वो स्टेप्स जो हमें फाइनल टारगेट को अचीवमेंट करने में हेल्प देते हैं, उन 20 के टारगेट को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट टारगेट। सपोज दैट, एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आप कुछ बनना चाहते हैं और आपको पता है कि आप सपोज दैट आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपकी मैथ वीक है, आपकी इंग्लिश वीक है, आपकी रीजनिंग वीक है और आपको वो डेस्टिनेशन लेना भी है। तो ये जो वीकनेस पॉइंट है इसको रिड्यूस करेंगे आप, और इसको रिड्यूस करने के लिए जो टूल्स या टेक्निक आप अडॉप्ट करेंगे वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया। लेकिन फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल टारगेट क्या है आपका, कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के लिए जो छोटे छोटे टारगेट लेते हैं वो आपका इंटरमीडिएट टारगेट हो जाता है। इट मीन्स अगर हम ये बोलें कि इकोनॉमी में जीडीपी बेटर करना है या प्राइस लेवल को स्टेबल करना है, तो उसके लिए आरबीआई के पास भी कुछ इंटरमीडिएट टारगेट होते हैं, और वो इंटरमीडिएट टारगेट अचीवमेंट करेगा तभी फाइनल टारगेट अचीवमेंट होंगे। वो इंटरमीडिएट टारगेट क्या हैं, तो आपको 2 टारगेट पढ़ने हैं यहाँ पर। मेरी बात कन्वे हो गई हो आप तक कि अगर मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी रखना है तो मनी सप्लाई को स्टेबल रखना पड़ेगा, ये उसका टारगेट हो गया। या मार्केट में अगर आप चाहते हैं कि फ्लक्चुएशन ना आ पाए तो इंटरेस्ट रेट को आप स्टेबल रखेंगे। तो यानी कि प्राइस लेवल आपका फाइनल टारगेट है, लेकिन 20 का टारगेट क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखना, या आप कह सकते हैं कि मनी सप्लाई को स्टेबल रखना। तो या तो आप मनी सप्लाई को स्टेबल रख लीजिए, और या तो आप इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रख लीजिए। अगर आप इन दोनों को स्टेबलाइजेशन कर ले जाते हैं तो फाइनल टारगेट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज फ्लक्चुएशन इकोनॉमी में होती रहेगी। तो यहाँ पर आपको मैं आज कराऊंगा कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी फाइनल टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए इंटरमीडिएट टारगेट लेके चलती है, और इंटरमीडिएट टारगेट से ही फाइनल टारगेट मिलता है। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के इंटरमीडिएट टारगेट बताऊंगा। पहला है ये मनी एग्रीगेट एज ऑन इंटरमीडिएट टारगेट, एंड सेकंड इज एंड इंटरमीडिएट एंड इंटरेस्ट रेट एज ऑन द टारगेट ऑफ। यानी कि आप इंटरेस्ट रेट को टारगेट करेंगे या आप मनी सप्लाई को टारगेट करेंगे, मनी सप्लाई को फिक्स कर रखेंगे या आप इंटरेस्ट रेट को फिक्स रखेंगे। 2 टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो हम पहले फर्स्ट टारगेट लेते हैं, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। अब हम फर्स्ट टारगेट आपको समझाते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट है उसको समझाने के लिए
और एक आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपको ये सारे जो पीछे के जितने भी कंसेप्ट है क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं कि मान के चलो हमें कंट्री में, थोड़ी देर मानो कंट्री में मान के चलो रिसेशन है। जब आपकी कंट्री में रिसेशन है तो इस रिसेशन के केस में आपको प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और इस प्राइस को बढ़ाने के लिए आपको अपनी कंट्री में मनी सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। और मनी सप्लाई बढ़ा करके आप एग्रीगेट डिमांड्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट आपका कम होगा। तो हमारा यहाँ पर कंसर्न है कि आप जो मार्केट में मनी सप्लाई तो बढ़ाएंगे, लेकिन मनी सप्लाई का जो स्टॉक है, जो रियल मनी स्टॉक है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे सर रियल मनी स्टॉक क्या होता है? अब आपको दो चीज़ पढ़ा चुका हूँ कि रियल मनी और मनी स्टॉक क्या होता है। तो क्योंकि मनी की सप्लाई ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। एक मनी इज ए मेजरमेंट एज ए पर यूनिट ऑफ टाइम, नहीं, एट ए टाइम। तो मनी इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो एक टाइम पे मनी को आप स्टॉक मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम मनी को स्टॉक कॉन्सेप्ट माने तो यानी कि मनी को हमें टारगेट रखना है। तो हम पहले टारगेट पढ़ने जा रहे हैं, ये मनी टारगेट। मनी टारगेट में आप ऐसा कीजिए, जैसा जैसा मैं स्टेप बाय चलता हूँ ग्राफ में, आप वैसे ही चलेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं हम मनी स्टॉक, ठीक है। जो एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया हुआ है, मनी, नॉमिनल मनी स्टॉक, नॉमिनल मनी स्टॉक, ओके। एंड यहां पर क्या ले रहे हैं हम, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ओके। मैं बात करता हूं आपसे कि मान के चलो मनी की सप्लाई है, जो कि शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं आप, और ये हमारी मनी की डिमांड है। तो मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई जहां पर इक्वल होती है वहां पर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन होता है। और ये हमारा मनी का स्टॉक है, ओके। मेरा कंसर्न यहाँ पर यह है कि अगर आपको जीडीपी बेटर करना है, प्राइस लेवल को मार्केट में बढ़ाना है, या प्राइस लेवल मार्केट में घटाना है, प्राइस लेवल घटा बढ़ा करके आप जीडीपी क्या करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज करना है। लेकिन यहाँ पर हमारा है कि आप मनी सप्लाई को चेंज नहीं करने होने देंगे, जो रियल नॉमिनल मनी स्टॉक है हमेशा वही रहे। इसके लिए क्या करेंगे आप, तो इस टाइम इंटरमीडिएट टारगेट है कि इस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए क्या करता, मान के चलो आप ए पॉइंट पे थे, ठीक है। मार्केट में मनी की डिमांड्स बढ़ गई, ध्यान समझना। अगर मार्केट में मनी की डिमांड्स बढ़ गई, जब मार्केट में मनी की डिमांड्स बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो होगा क्यों, क्योंकि आर की आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से आपकी कंट्री में क्या होगा, ये नॉमिनल मनी स्टॉक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि M1 हो जाएगा। लेकिन आपका टारगेट तो है कि मनी को सप्लाई को इतना रखना है, तो क्या करेंगे आप, तो इस केस में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग मार्केट में मनी की डिमांड बढ़ी है, लेकिन वो क्या करेगा,
मनी की सप्लाई को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इस केस में क्या करेगा, CRR, SLR या बैंक रेट, इन चीज़ों को क्या करेगा वो, कोई बताएगा? इन चीज़ों को क्या करेगा वो, इंक्रीज कर देगा। जब इन चीज़ों को इंक्रीज करेंगे तो मार्केट में मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मनी की सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा कि ये जो मनी सप्लाई है शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट हैंड को। तो जब मनी सप्लाई लेफ्ट हैंड को शिफ्ट हो जाएगी तो आपका न्यू मनी सप्लाई ये हो जाएगा। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। लेकिन इस केस में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट जब फ्लक्चुएटेड इंटरेस्ट रेट हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन मनी सप्लाई को हमने क्या कर दिया है, स्टॉक जो हमारा टारगेट था कि मनी की स्टॉक को चेंज नहीं होने देंगे, वो आपने नहीं होने दिया। क्लियर हुआ? तो यानी कि आप क्या किए हैं, आप ए पॉइंट से बी पे जाएंगे और बी से आप सी पे जाएंगे। तो यानी कि आपकी इकोनॉमी इस तरह से मूव किया, आप यहां पे आ गए। क्लियर हुआ? ओके, अब मैं बात करता हूं कि अगर मान के चलो मार्केट में इन्फ्लेशन होता या मार्केट में आपको अभी क्या करना है, जीडीपी को बढ़ाना है या जीडीपी को घटाना है। तो इस केस में अगर हमने तो यहाँ किया एक्सपेंशनरी पॉलिसी थी, डिमांड बढ़ी थी, अभी क्या होगा कि हाँ अगर हम इन चीज़ों को हटा दें तो क्या होगा। तो मान के चलो, थोड़ी देर के मान के चलो कि मार्केट में सडनली डिमांड्स डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, ये मनी की डिमांड्स डिक्रीज हो जाती है। ओके, इफ मनी की डिमांड्स डिक्रीज, MD2, इससे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो पहले पॉइंट पे देखेंगे A, B, C, अब यहाँ पर आ जाएंगे D पॉइंट पे। तो क्या होगा आपकी इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन हमारी कंट्री में मनी का जो स्टॉक है क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट में मनी की डिमांड्स कम हो गई तो नो डाउट कि इंटरेस्ट रेट भी फॉल हो जाएगा और नॉमिनल मनी स्टॉक भी आपका कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? जब नॉमिनल मनी स्टॉक कम हो गया तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रीवियस पॉइंट से नीचे आ गया। अब क्या करेंगे? तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई का टारगेट है कि भैया इस EMT पे लाना ही है हमें मनी सप्लाई को। तो क्या करेगा, इस केस में इन चीज़ों को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। यानी कि CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन या बैंक रेट, इन सब के थ्रू क्या करेगा, इन सबको डिक्रीज कर देगा। तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में जो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो आपका जो टारगेट है मनी सप्लाई यहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, ये मनी सप्लाई 2 हो गया और आपका इक्विलिब्रियम E पॉइंट पे आ गया। तो हम ये बोलेंगे कि आपका R4 आ गया कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो गया लेकिन हम मनी स्टॉक को चेंज नहीं होने दिया। तो आपका ये जो ग्राफ चला ऐसा चला, लेकिन आपका जो ये है मनी की सप्लाई क्या है, वो कांस्टेंट है। तो कहने का मेरा मतलब ये था क्लास कि आरबीआई क्या करती है कि मनी सप्लाई को मार्केट में चेंज नहीं होने देना चाहती है। इंटरेस्ट रेट अप डाउन हो,
डिमांड सप्लाई बढ़े लेकिन नॉमिनल मनी स्टॉक को चेंज नहीं होने देना। ये इसका कौन सा टारगेट था? इंटरमीडिएट टारगेट। और इस टारगेट को अचीवमेंट करने के लिए कब मनी सप्लाई को बढ़ाना है, कब मनी सप्लाई को घटाना है, कौन से टूल्स यूज करके इसे इसी पॉइंट पे लाना है, समझ में आ गया होगा? ओके, अब हम सेम इसी तरह से दूसरा पॉइंट देखते हैं, द इंटरेस्ट रेट टारगेट। अभी हमने क्या किया, मनी सप्लाई को तो इंटरेस्ट रेट को चेंज होने दिया, अब हम मनी सप्लाई को चेंज होने देंगे, इंटरेस्ट रेट को टारगेट कर देंगे, सिर्फ मनी सप्लाई को चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसको मिटा दो, चलने देते हैं। होप कि दिख रहा होगा। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पर लेते हैं मनी सप्लाई है, मनी स्टॉक है, मनी स्टॉक, और यहाँ पर क्या लिया है हमने इंटरेस्ट रेट लिया हुआ है। क्लियर है? अच्छा, इनिशियल पॉइंट्स के लिए हम ऐसा करेंगे, मान के चलो कि हमारा कोई इनिशियल पॉइंट है, ओके, हमारा कोई ये मनी की डिमांड है, ये मनी की सप्लाई है, दिख रहा है, और ये आपका आर है। हमें इस आर को नहीं चेंज होने देना है, हमारा टारगेट ये है। तो क्या करेंगे, मान के चलो सडनली अगर मनी की डिमांड्स बढ़ जाती है, ध्यान देना, अगर मनी की डिमांड्स बढ़ जाती है, MD से MD1 हो जाती है, तो मार्केट में क्या होगा? अगर मनी की डिमांड बढ़ जाएगी तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट है कि इंटरेस्ट रेट को चेंज नहीं होने देना है। तो इस केस में RBI को क्या करना पड़ेगा, आप ही बता दीजिए। तो इस केस में RBI को क्या करना पड़ेगा कि मनी सप्लाई इतनी थी, मनी सप्लाई इतनी हो गई ना, मनी सप्लाई बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। सॉरी, मनी सप्लाई नहीं बढ़ी, मनी की डिमांड बढ़ने से ये इतना बढ़ गई मनी सप्लाई और डिमांड बढ़ गया। लेकिन हमारा टारगेट तो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखना है। इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो क्या करेगा कि बेशक सब कुछ हो जाए, इस पॉइंट पर, इस CMD पर मनी सप्लाई 1 कर दिया। इससे क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में पहले आप A से थे, A से आप B पे गए और B से आप C पे गए, यानी कि ये चलते गए आप। लेकिन फाइनली आप कहाँ पे पहुँच गए? उसी टारगेट पे। तो यानी कि मार्केट में मनी सप्लाई इतना बढ़ गया, लेकिन आपका जो टारगेट था इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रखा आपने, तो मनी सप्लाई को उन्होंने कांस्टेंट रखा यहाँ पर। क्लियर है? अगर दूसरी कंडीशन लेते हैं कि सडनली ड्यू टू अदर फैक्टर मार्केट में मनी की डिमांड्स बढ़ जाती हैं, अगर हम बोलें कि मार्केट्स में मनी की डिमांड्स डिक्रीज हो जाती है, तो आपके अकॉर्डिंग मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? पहले वाले पॉइंट पे देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपका फॉल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, सॉरी, यहां तक जाएंगे आप। ठीक है, पहले वाले पॉइंट पे देखेंगे तो आप यहां तक जाएंगे। तो क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, मनी सप्लाई वहां आ गई। इस केस में इंटरेस्ट रेट को ऊपर ले जाने के लिए आप क्या करेंगे कि मनी सप्लाई को क्या करेंगे आप, हमने मनी सप्लाई को यहाँ पर घटाना पड़ेगा। यानी कि जब मनी सप्लाई घटा देंगे तो हमारा A पॉइंट्स यहाँ आ जाएगा। क्या आएगा? मनी सप्लाई को हम घटा देंगे
तो ये कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि हम पहले यहाँ से कहाँ गए, सॉरी यहाँ आ गए, ठीक है। ए से आप यस यहाँ हमने डिमांड बढ़ाया था, मनी की डिमांड बढ़ते ही आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ आ गया, सॉरी यहाँ नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। M2 हो गया। और इस केस में हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा RBI को। तो मनी सप्लाई को कम करेगी RBI। तो मनी सप्लाई कम करने से ये जो इक्वेशन था यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। तो A से आप, तो यहाँ पर A B C आप D पे आएंगे और D से आप फिर से E पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। तो मेरा सेंस यहाँ पर क्या था कि आप इसी पॉइंट पर फिर से पहुँच जाएंगे। तो यानी कि ये देखें, ये चला, तब भी आप इंटरेस्ट रेट वही रहा, आ गया। और आप जिस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से आते हैं फिर इस पॉइंट पे जाकर के फिर यही आ गया। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पर, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि RBI यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू अगर उसे मार्केट में फ्लक्चुएशन रोकना है तो दो टारगेट रखना पड़ेगा, या तो इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट रखती है या तो वो मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखती है। दोनों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा कौन सा टारगेट होगा लेके चल रही है इंटरमीडिएट टारगेट, बट दोनों के एक साथ तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर मनी सप्लाई कांस्टेंट रखेगा तो इंटरेस्ट रेट इनक्रीज डिक्रीज होगा, अगर इंटरेस्ट रेट इनक्रीज डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई कांस्टेंट रख सकते हैं। मतलब दोनों को एक साथ तो कांस्टेंट नहीं रख सकते आप। तो इंटरमीडिएट टारगेट कौन सा टारगेट है जो कि आपको फाइनल टारगेट तक पहुंचाएगा, ये RBI को खुद देखना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी बेटर है, कौन सा टारगेट उसके लिए बेटर है, ठीक है। तो ये था कि किस तरह से इकोनॉमी लर्न करती है मार्केट में ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स तो हैं, टेक्निक्स तो है, उसको कौन सी टूल और टेक्निक कब अडॉप्ट करना है, किस सिचुएशन में अडॉप्ट करना है, और कौन सी पॉलिसीज के साथ कौन सा टारगेट रखना है, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और तभी जो मॉनेटरिस्ट होते हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ अगर कोई क्वारी हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू। प्लीज़ नोट डाउन, मेक ए ग्राफ ऑल्सो।